हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं सीजीएल 2022 का 5 दिसंबर शिफ्ट 2 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमने लिखा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 35, यहाँ पे कॉस 55 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 35 इंटू साइन 35 प्लस यहाँ पे हमने लिखा tan 34, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 56 को cot 90 माइनस 34। तो यहाँ से आया कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस 90 माइनस 35 क्या होगा, साइन 35 इंटू साइन 35। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 प्लस tan 34, और जो cot 90 माइनस 34 है वो क्या हो जाएगा, tan 34। तो इससे ये चला गया, कॉस स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 35 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये इससे कटा तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का वो ये है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। तो ये हमें दिया हुआ है 1536। इसको हमने काटा, 6 दूनी 12, 3 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 3 6 जेंगा 36, 256। तो यहाँ से ए क्या आया 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है a³, तो वो हो गया 16 का क्यूब। अगर हम 16 के क्यूब की बात करें, 16 का स्क्वायर होता है 256 इंटू 16। तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 के 96, 16 पंजे 80, 9 8, 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 4096। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 26 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ। एक सम ऑफ मनी है जो ट्रिपल हो जाता है 26 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर। तो अगर ट्रिपल हो जाता है तो ट्रिपल तो मतलब अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट होगा वो ट्रिपल होगा प्रिंसिपल से। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा 2 टाइम्स, ठीक है, कितने साल में 26 ईयर्स में। तो हमें निकालना है इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ। तो अगर अमाउंट जो है वो 5 टाइम्स हो गया, तो क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो मानो कि अगर अमाउंट जो है वो 5 टाइम्स प्रिंसिपल का हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो अगर कोई चीज़ 2 टाइम होती है 26 साल में, तो 4 टाइम्स कितने साल में होगी, 26 इंटू 2 52 ईयर्स। ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में है। अगर CI होता, कंपाउंड इंटरेस्ट होता, तो चीज़ें डिफरेंट होती। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 363 वी गेट 17 एज रिमाइंडर। तो हमने किसी नंबर को 363 से डिवाइड किया तो हमें 17 रिमाइंडर मिला। तो माना कि वो नंबर n है, उसको हमने 363 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्वोशंट आया k और हमारे पास रिमाइंडर आया 17। तो ये बोल रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 11। तो अगर हमने इसको 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आया। तो हमने इसको पहले डिवाइड किया 11 से, तो ये तो पूरा कट गया, 11 या 33, 3 11 या 33, और जो ये वाला है इसमें हुआ 11 कम 11, और रिमाइंडर क्या बच गया 6। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो a माइनस बी है वो 2 है, और जो a³ माइनस b³ है वो 80 है। तो हमें ab निकालना है। तो हम यहाँ पर इसका क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। तो a माइनस b कितना है 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8। यहाँ पर a³ माइनस b³ कितना दिया हुआ है 80। तो यहाँ पर हो गया 6ab इज़ इक्वल टू 8। 6ab को इधर लेके चले गए और 8 को इधर लेकर आ गए, तो यहाँ पर आ गया 80 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 6ab। जो 80 माइनस 8 है वो कितना होता है 72, 72 क्या हो गया 6ab। तो यहाँ से ab हमारे पास क्या आ गया 12। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है x² प्लस a² इज़ इक्वल टू x² माइनस a²। तो हम इसको इधर लेके चले गए, तो हमारे पास क्या हो गया x² प्लस a² x² माइनस a² इज़ इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस a² का स्क्वायर a की पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। तो हमें निकालना है x। तो हम क्या करेंगे, और बाकी को इधर इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 1। अब हमें x निकालना है, तो इसका हम 4th रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 1 1/4। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये टेबल दी हुई है और हमें बोला है द एवरेज ऑफ हाई रेट्स ऑफ द शेयर्स इन ऑल द 4 स्टॉक एक्सचेंज फॉर कोलगेट। अब जो ये कोलगेट है तो यहाँ पर हमें हाई रेट्स लेनी है, मतलब ये वाली वैल्यू 34, 60, 25 और 20। तो हम इसको ऐड करते हैं 34, 60, 25, 20। तो ये हो गया 5 और 4 9, 2 दूनी 4 10 13 और हमें एवरेज निकालना है तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 1 4 चौक 16, 3 4 7 28, 2 4 5 20। तो ये हो जाएगा 34.75। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोला है कि जो स्पीड है बोट की इन स्टिल वाटर कितनी है? 5:1/3, 5:1/3। It is found that boat takes thrice as much time to row up than it does to row down the same distance in the river stream. Find the speed of the river stream. तो यहाँ पर इस रो अप का मतलब क्या है कि जो बोट है वो अप स्ट्रीम जा रही है, मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन जिस तरफ है उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। और रो डाउन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो अप स्ट्रीम होती है, अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो वो हो जाती है हमारे पास में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो उसकी स्पीड हमारे पास हो जाती है वी अप स्ट्रीम वी डाउन स्ट्रीम। वो हमारे पास हो जाती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो हमें यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी दी हुई है? 5:1/3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें दिया हुआ है, अगर हम टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो अगर हम टाइम की बात करें तो जितना टाइम अप स्ट्रीम में लगता है 3 गुना टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम से। तो अगर डाउन स्ट्रीम में 1 टाइम लगता है तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम होती है तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशो टाइम का है उसका ऑपोजिट रेशो स्पीड का होगा। तो अगर हमें स्पीड का रेशो निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? 3:1। और यहाँ पे हमें दोनों की स्पीड पता है तो हम ये लिख सकते हैं कि VB प्लस VS अपॉन VB माइनस VS इज़ इक्वल टू 3/1। अब इसको बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो हम लिख सकते हैं VB अपॉन VS, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 + 1 अपॉन 3 - 1। तो ये हो जाएगा VB अपॉन VS इज़ इक्वल टू 4/2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे इसी को हम ले लेते हैं VB प्लस VS अपॉन VB माइनस VS। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ये होता है कि हम इसको लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर को प्लस कर दो, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दो। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं VB प्लस VS। अब जो डिनोमिनेटर है उसको प्लस में ले जाएंगे तो हो जाएगा VB माइनस VS, और यहाँ पर लिखेंगे हम वापस न्यूमरेटर और माइनस में कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा VB, और माइनस में है तो यहाँ पे माइनस माइनस होकर प्लस आ जाएगा VS। तो यहाँ पर VS से VS कट गया, यहाँ पर VB से VB कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 2VB अपॉन 2VS, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? VB अपॉन VS। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी थी, और ये चीज़ दोनों तरफ करनी होती है, जो इक्वल्स टू है उसके दोनों तरफ। मतलब मैंने ये चीज़ यहाँ पर अगर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया है तो हमें यहाँ पर भी लगाना होता है। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया? हमारे पास आ गया कि जो VB अपॉन VS है वो हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब जो VB है वो हमारे पास ये था, इसको खोलते हैं, 5 × 15 16/3। तो हमने यहाँ पे पुट किया 16/3 इंटू 1/VS इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 × 16, तो यहाँ पे हमारे पास VS क्या आ गया? VS हमारे पास आ गया 8/3। अब जो हमें आंसर दिया हुआ है ना वो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और हमने जो निकाला है वो किस में निकाला है? हमारा ये आंसर है किलोमीटर पर आवर में। तो इस चीज़ को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 × 8, 2 × 18। तो यहाँ से आ जाएगा 5/27। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 × 20। तो यहाँ पे हो गया 20/27। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि द लार्जेस्ट 5 डिजिट number which when divided by 7, 9 and 11 leaves the same remainder as 3 in each cases। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसको जब हम 7, 9 और 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 3। तो अगर हम सबसे पहले इस केस में क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? 7 × 9 × 11।
तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 11 33 3, 11 66, तो ये हो जाएगा 693। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालेंगे जो 693 जो है उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, फिर हम उसमें 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा जिससे 3 बचे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 693 को डिवाइड कर देंगे। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 693, ये हो जाएगा 603, यहाँ पे आ जाएगा 5 9 45, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 से करते हैं, 4 3 12, 1 4 9 36 37 3, 4 6 24 27, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये आया 9, तो वापस हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 4 3 12, 1 4 9 36 37 3, 4 6 24 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 0 2, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास रिमाइंडर। तो हम सबसे पहले निकालना चाह रहे हैं कि वो बड़े से बड़ा नंबर जिसको जब हम इससे मतलब डिवाइड करें, जो सब 693 से जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 है। सबसे पहले हम ये निकाल रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे 207 को, जो हमारे पास रिमाइंडर आया, तो हमारे पास क्या बचा 2, ये आ गया 9, ये हो गया 7 और ये हो गया ये। लेकिन हमें निकालना क्या है कि हमें ऐसा बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जिसको जब हम इससे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आए। तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर है, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 99795, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें रेशो दिया हुआ है 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का, जो एरिया है उसका रेशो दिया हुआ है और हमसे साइड्स का रेशो पूछा है। तो जो साइड्स का रेशो होता है ना, वो रूट होता है एरिया के रेशो का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया है उसका रेशो क्या है, √3/√2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, √1/4 रूट आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ये पाई चार्ट दिया हुआ है और हमें बोला है द टोटल सेल्स ऑफ P, R और S। तो अगर हम बात करें, P 26 डिग्री, R कितना है 12 डिग्री, S कितना है 70, तो टोटल कितना हो गया 8 8 और 1 10। ठीक है, इस हाउ मच % लेस देन टोटल सेल्स ऑफ Q, T और U। Q कितना है 150, T कितना है 37 और U कितना है हमारे पास में 15, तो ये हो गया 7 को 5 12 1 4 5 10 2। ठीक है, तो हमें निकालना है ये इज़ हाउ मच % लेस देन दिस। तो हम पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारे पास कितना निकल कर आया, ये आ गया 4 और ये हो गया हमारे पास में 9, तो 94, और हमें ये किसके ऊपर निकालना है, 202 के ऊपर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 7 14, तो 4700 को हम डिवाइड कर देते हैं 101 से, तो हमारे पास क्या आएगा 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 6 6 0, तो हम यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 एकम 6 0, 6 एकम 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 0 इन पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 5 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 3 46.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ठीक है, और प्लस √1 - cos थीटा अपॉन रूट तो पहले से ही लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 + cos थीटा। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें, √1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, तो 1 - cos थीटा तो यहाँ पर है, तो इधर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √1 + cos थीटा, ऊपर पहले से ही √1 + cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा, प्लस यहाँ पे √1 - cos थीटा है, तो वो √1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा, इससे ये चला गया, तो यहाँ पर पास आ गया 2, ये जो है 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होता है sin स्क्वायर थीटा के, और sin स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा sin थीटा, जो 1/sin थीटा होता है वो क्या होता है cosec थीटा, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 cosec थीटा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये हमें टेबल दी हुई है और हमें बोला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय A एंड B इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम A का टोटल निकाल लेते हैं, तो अगर मैंने A का टोटल निकाला तो ये हो जाएगा 0 6 और 3 9 9 और 6 15 15 और 4 19 और 19 और 8 27 2 5 8 11 13 14। ठीक है, फिर हम इसका निकालते हैं टोटल, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0 9 10 19 21 21 और 9 30 3 4 6 8 11 11 और 4 15।
ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 30। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोला है कि जो ABC है और DEF है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ABC और DEF हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। AB हमें 6 दिया हुआ है और यही दोनों इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि अगर ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB जो होगा वो DE के इक्वल होगा, BC जो है वो EF के इक्वल होगा और AC जो है वो DF के इक्वल होगा, और जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल होगा, एंगल जो B है वो एंगल E के इक्वल होगा और एंगल जो C है वो एंगल F के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें BC कितना दिया हुआ है 8, तो वही EF हो गया। फिर हमें बोला है कि जो एंगल B है ना वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो अगर एंगल B 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, और हमसे पूछा है एंगल D प्लस एंगल C, ठीक है। एंगल D प्लस एंगल C, तो हम एंगल C को और क्या लिख सकते हैं, एंगल F भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल DEF, तो उसके एक एंगल हमें पता है 30 डिग्री और हमें इस एंगल प्लस इस एंगल का सम निकालना है। तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हमें एक एंगल पता है तो इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 150 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। तो इसमें ये जो दिया हुआ था ना हमें कि ये लेंथ दी हुई थी, इसका कोई मीनिंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया हुआ ये टेबल दी हुई है हमें, और हमें ये बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड 60% मार्क्स इन अबव इन ऑल द सब्जेक्ट्स। हमें ऐसे स्टूडेंट्स निकालना है जिनका 60% से ज़्यादा मार्क्स है सभी सब्जेक्ट्स में। तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट A की, तो उसके हमें देखना है 60% से अबव मार्क्स, ठीक है, और सब में 100 ही है, अपने जो परसेंटेज निकल रही है 100 पे निकल रही है। तो इधर ये है 60, ये नहीं है, तो ये वाला तो ख़त्म हो गया। अब B की बात करते हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये B भी ख़त्म हो गया। फिर C की बात करें, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी ख़त्म हो गया। D की बात करें, इसमें 60 से अबव है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो इसका मतलब D हो गया एक। तो E की बात करें तो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। F की बात करें, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया इसका कि 2 जने ऐसे हैं जिनके सभी सब्जेक्ट्स में 60% या उससे ऊपर मार्क्स हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इफ़ एन एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल 35 डिग्री है, तो हमें दूसरे एंगल्स निकालने हैं। सबसे पहली बात कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एक एंगल तो क्या होगा 90 डिग्री, और हमें दूसरा एंगल भी दिया हुआ है 35, ठीक है। तो ये दोनों का एडिशन कितना हो गया 125। जो तीनों एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से हम 125 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 55 डिग्री। तो हमारे पास में एक एंगल तो दिया हुआ था, बाकी 2 एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री और 55 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो किसी प्रोडक्ट को 11% लॉस पे बेचता है, ठीक है, लेकिन वो 22% लेस वेट यूज़ करता है, तो हमें उसका परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो भी उसको हो रहा है वो हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम हर लाइन से ये निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 11% लॉस हो रहा है, तो मान लो अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो इसका मतलब वो किसी चीज़ को 89 में बेच रहा है, और यहाँ पर इसको 22% लेस वेट यूज़ कर रहा है, ठीक है। 22% लेस वेट का मतलब है कि अगर 100 चीज़ देनी थी तो वो 28% लेस यूज़ कर रहा है, मतलब 100 माइनस 22, तो वो कितना यूज़ कर रहा है 78%। अब हमें इसका इफेक्टिव निकालना है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 78 रेशो 89 इंटू 100। ये इससे ये गया, ये जो है ना वो इफेक्टिव CP और SP आ गया। तो यहाँ पर जो है 78 से 89, तो इसका प्रॉफिट कितने का हुआ 11 का, कितने के ऊपर 78 के ऊपर इंटू 100। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैंने 1100 को डिवाइड करूँगी 78 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 78, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0। फिर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × 32 3, 4 7 28 31, यहाँ से हमारे पास बचा 8.0, तो ये हो जाएगा 14.1। तो इसका आंसर क्या हो गया 14.1%। और अब यहाँ पे दोनों है लॉस और गेन, तो हमें पता है कि यहाँ पर SP ज़्यादा है, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ है गेन हुआ है, जो डीलर है उसको क्या हुआ है गेन हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एक शॉपकीपर अर्न्स 10% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लूजेस 20% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट। 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट करता है, एक पे तो उसे 10% का फ़ायदा होता है और दूसरे पे 20% का लॉस होता है। जो इन्वेस्टमेंट है ना उसका रेशो दे रखा है 2:3, 2:3, ठीक है।
तो हम इसको मान लेते हैं 200, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है इस पे इसको 10% का अर्निंग हो रही है, तो +10, इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा 20, और जो इस पर है 300 पर उसे 20% का लॉस हो रहा है, तो 20% मतलब 1/5, अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें 300 का 1/5 कितना हो जाएगा 60, इतना इसको लॉस हो रहा है। तो अगर हम टोटल लॉस की बात करें तो इसको कितना हो जाएगा -40, ठीक है। और ये कितने के ऊपर है, 200 + 300 500 के ऊपर इंटू 100, इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया -8, मतलब इसको 8% जो है इतना लॉस हो रहा है। आंसर क्या हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे यह हमें 2 दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो अगर हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करें तो इस केस में क्या है कि ये a² - b² हो गया, तो हम इसको अगर ओपन करें तो हम इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, a + b × a - b, तो ये हो जाएगा 100 - 99, और ये हो जाएगा 100 + 99। फिर इसको खोलेंगे 98 - 97, 98 + 97, तो इस तरीके से ओपन होता जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाले टर्म है तो 1 आती जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या 199 प्लस ये हो जाएगा 195, इस तरीके से। और ऐसी कितनी टर्म्स होगी, अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर 100 से लेकर 21 थी, इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी थी 80, लेकिन अब आधी बची है, क्योंकि जो 100 - 99 है, हम दो टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं ना इसमें, तो हमारे पास बची कितनी टर्म्स 40 टर्म्स, मतलब ये यहाँ तक होकर कितने हो जाएंगे 40 टर्म्स होगी ऐसी हमारे पास में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये एक AP बन चुकी है, ठीक है, जहाँ पे जो डिफरेंस कितना आता जा रहा है हमारे पास में -4 का। तो अगर हम किसी भी AP का सम देखें तो वो होता है n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पर जो a है वो होती है फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पे क्या हो गई 199, d क्या होता है डिफरेंस, जो हर टर्म्स में डिफरेंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है -4 का, और जो n है वो होती है नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो कितनी होगी 40। तो हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 40/2, ये हो जाएगा 2 × 199 + 50 40 - 1, और d कितना है हमारे पास में -4। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 20, ये हो जाएगा 2 × 18, 1 × 2 = 18, 19, 1 × 2 = 2 3, ये वाला चीज़ है ये माइनस में है, और यहाँ पे 39 बचेगा। अब 39 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 9 = 36, 3 4 3 12 15। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 4 0। तो इसका आंसर क्या हो गया 4840, और यही हमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो सही है। अब हम सेकंड को देखते हैं। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो ये दिया हुआ है हमें, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो टर्म्स है ये मिलकर क्या बनाएगी k² - 1/k², ठीक है। तो ये दोनों टर्म तो गई, इसकी जगह क्या आ गया ये, और ये वाले टर्म और ये वाले टर्म मिलके क्या बनाएगी k⁴ - 1/k⁴। तो फिर ये वाले टर्म और ये वाले टर्म मिलके क्या बनाएगी हमारे पास में k⁸ - 1/k⁸, और हमारे पास बच क्या जाएगा k⁴ - 1/k⁴। तो हमारे पास ये बचेगा, लेकिन हमें बोला है कि हमारे पास ये बचेगा, जबकि ये गलत है। अगर इसकी जगह हमारे पास में k⁸ + 1/k⁸ आ जाता तो इसका आंसर ये हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर केवल फर्स्ट वाला सही है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो ही डिसाइडेड टू कंप्लीट अ वर्क इन 80 days and employed 60 men at the beginning and 20 men additionally after 20 days and got the work completed as per schedule. If he had not employed the additional man, how many extra days would he have needed to complete the work? मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने ये डिसाइड किया था कि वो 80 दिनों में किसी काम को कर लेगा। उसने इस चीज़ के लिए जो 60 आदमी हैं उसको एम्प्लॉय किया, मतलब उनको रखा। तो स्टार्टिंग में 20 दिन तक तो उन 60 लोगों ने काम किया, लेकिन उसके बाद में उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि काम पूरे 80 दिन में नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो उसने 20 दिन बाद 20 आदमी और ले लिए और काम टाइम पे कंप्लीट हो गया, मतलब 80 दिनों में काम कंप्लीट हो गया। तो इसमें बोला है कि अगर मान लो वो 20 दिन बाद जो नए उसने 20 लोग लिए थे, अगर वो उनको नहीं रखता तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होता, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो मैन है उसकी एफिशिएंसी हमने मान ली m, ठीक है। तो सबसे पहले जो 60 मैन हैं उन्होंने 20 दिन में कितना काम किया, इतना, ठीक है। उसके बाद में बचे कितने दिन 60 दिन, ठीक है। 60 दिन बचे, और अब मैन कितने हो गए हमारे पास में 60 + 20 80 मैन,
तो ये हो गया 80 मैन इंटू 60। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल काम हो गया। ये किसके इक्वल कर देंगे हम कि अगर वो 60 के 60 मैन ही रहते, अगर एडिशनली कुछ ऐड नहीं होता तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता, हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ से 60 60 और 60 कट जाएगा, यहाँ से एम और एम कट जाएगा, तो यहाँ पे हुआ कितना, तो ये हो जाएगा 80 + 20, यहाँ पे बच जाएगा 100 इज़ इक्वल टू डी। इसका मतलब टोटल 100 दिन लगेंगे अगर 60 आदमी मिलकर उस काम को करते हैं। अब हमें पूछा है कि हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज वुड ही हैव नीडेड, मतलब कि काम पहले 80 दिनों में हो रहा था, ठीक है, और अब कितने दिनों में हो रहा है, 100 दिनों में, तो कितने एक्स्ट्रा दिन चाहिए, 20 दिन। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि क्यूब की साइड कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फेयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब, मतलब लार्जेस्ट स्फेयर जो क्यूब में से निकाला जाए तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो जो लार्जेस्ट स्फेयर होगा उसका जो डायामीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यूब की लेंथ के इक्वल, तो वो हो जाएगा 4.2। तो अगर हम रेडियस निकालना चाहें वो कितना हो जाएगा, 2.1। हमें वॉल्यूम निकालना है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2.1 का क्यूब। यहाँ पे हमने इसको किया, ये हो जाएगा 1000, ठीक है, ये हो गया 7 या 21, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास बचा 21 और 21 कितना होता है, 441। हम 22 को 441 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 22 से कम 22, 2, 22 चौक 88, 9 10 9, 22 चौक 88, 9 8 17 और 1 9। फिर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में हमारे पास में 1000 है ही, तो ये हो जाएगा 4 से जब मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 0, 4 7 28, 2, 4 9 36 38, ठीक है, और 3 0 लगेंगे, 3 0 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 38.808। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि जो एक ट्रेडमैन है वो किसी गुड को 20% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क कर देता है। तो हमने माना कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्क प्राइस कितनी हो गई, 20% अबव, मतलब 120। इफ़ ही अलाउ इस कस्टमर 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है, अगर वो 20% डिस्काउंट देता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। तो अगर 120 का 1/5 कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 का 20, तो इतना ये डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, इसमें से इसको माइनस किया, ये हो जाएगा 6 9, ठीक है। तो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज इज मेक, तो ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, 4 का, और 4 का लॉस कितने के ऊपर हुआ, 100 के ऊपर, तो परसेंटेज वैल्यू क्या आ गई, 4%, और 4% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा cos x, जो cosec x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x माइनस sin x, और जो sec x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। यहाँ पे हम sin x और cos x इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो cos 2x होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और जो sin 2x होता है ना वो होता है 2 sin x cos x, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 2, ऊपर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x, और नीचे 2 sin x cos x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x। अब जो cos थीटा अपॉन sin थीटा ये क्या होता है, cot थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cot 2x। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि a वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ b। जो a है, अगर हम a की बात करें तो a वेरीज डायरेक्टली एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ b एंड इन्वर्सली एज क्यूब रूट ऑफ, इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ c, ठीक है, इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ c। इफ़ a इज़ 15, एक सेकेंड, इफ़ a इज़ 15, b इज़ 27, ठीक है, और जो c था वो कितना था, 2, मतलब 2 की पावर क्यूब। तो अगर, तो हमें निकालना है फाइंड b व्हेन a इज़ 9, तो हमें b निकालना है और c कितना है उस टाइम पे 2। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से ये दोनों तो कट ही गए, यहाँ पे हो गया 3 पंजे 15, यहाँ पे हो गया 3 3 9, तो हमारे पास क्या आ गया 5/3। इसका जो क्यूब, इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 3 27, 9 × 3, 9 का तो क्या होगा √3, और इसका क्या हो जाएगा √3, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा √b। अब हम रूट भी निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 √3, हम इसको इधर लेके चले गए और जो 5 है वो नीचे आ जाएगा ये। अब हमें निकालना b है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 9 9 81, √3 का स्क्वायर 3,
और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, तो इधर से आ गया 3 एकम 3, 3 8 24 और यहाँ से आ गया 5 25। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि द एवरेज वेट ऑफ 5 men decreases by 3 kg when one of them weighing 150 kg is replaced by another person. Find the weight of new person. कि जो एवरेज वेट है 5 आदमियों का वो 3 kg से डिक्रीज़ हो जाता है जब उनमें से जो एक जिसका वेट 150 kg था उसको किसी और से रिप्लेस कर दिया गया। तो हमें जो नया पर्सन है उसका वेट निकालना है। तो हमने माना यहाँ पर कि जो एवरेज वेट है 5 पर्सनस का वो है x, ठीक है। अब जो ये एवरेज वेट है वो किससे डिक्रीज़ हो जाता है? 3 से, जब जो 150 kg वाले को हम किसी और से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें कि 5 पर्सन का एवरेज वेट कितना है? x, तो हम वेट निकालना चाहें जो टोटल वेट है 5 पर्सन का वो कितना होगा? 5x, ठीक है। और अगर हम इस 5x में से 150 को माइनस कर दें जो ये वाला वेट था और उसमें नए पर्सन का वेट ऐड कर दें, ठीक है, तो ये टोटल वेट क्या आ गया? आफ्टर ये न्यू टोटल वेट आ गया। कब? जब 150 kg वाला पर्सन तो चला गया और उसकी जगह दूसरा नया पर्सन आ गया। और ये हमारा जो एवरेज वेट था ये कब था? जब इसी सेम केस में, तो अगर यहाँ हम इसके थ्रू टोटल वेट निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा? 5x - 3। तो ये दोनों ही चीज़ें सेम है, ये और ये सेम है, तो हम इसको इक्वल कर देंगे। ये हो जाएगा 5x - 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5x - 150 प्लस k इज़ इक्वल टू 5x - 15। तो यहाँ से ये चला गया कि 150 को हम इस तरफ ले गए तो ये हो जाएगा 150 - 15, तो इसका आंसर हो गया 135। इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो इस तरीके से हमने सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।